मानव तेजस्विनी के साथ कमरे में आया तो वहां पर पहले से ही काफी सारे योद्धा मौजूद थे। तेजस्विनी ने रास्ते से ही अपने लोगों को इस मीटिंग के लिए सूचना भेज दी थी। मानव ने तेजस्विनी को बोलकर अमरीश और दिव्यानी को भी सूचना भिजवा दी थी, लेकिन अभी ना ही वो लोग आ पाए थे, ना ही उनका कोई जवाब आया था। मानव सभी योद्धाओं की तरफ देखते हुए बोला, यहां पर मौजूद नाग दल के वो सभी योद्धा जो अभी अभी मेरे दल में शामिल हुए हैं, मैं प्रचंड पुत्र मानवेंद्र उनका यहां पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे नागौरी से कुछ गांव मिले हैं और आप सभी लोग उनमें से एक हैं। जब मैंने उन गांवों को अपने दल में शामिल किया था तो सभी लोगों को छूट दी थी कि वो मेरे साथ रहें या वापस अपने पुराने दल में मिल जाएं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं वो सब बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के अपने मन से यहां पर आए हैं। मानव की बात सुनकर सभी ने अपने हाथ उठा दिए, जिसका मतलब था कि वो लोग मानव की बात से सहमत हैं। मानव आगे बोला, अब आते हैं इस सभा को बुलाने के सबसे बड़े मकसद पर। अब तक आप लोगों को सूचना मिल चुकी होगी कि दक्षिणी तरफ कुछ बाहरी दुश्मनों का हमला हुआ है। सभी ने चौंक कर मानव की तरफ देखा और कहा, नहीं, हमें इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तभी एक योद्धा ऊंची आवाज में बोला, हमें यह तो पता था कि कोई हमला हुआ है, लेकिन वो हमला किसी बाहरी दुश्मन ने किया था यह हमें नहीं पता था। तभी तीसरा योद्धा बीच में ही बोला, आप हमें उसके बारे में बताइए, हम उसके और उसके पूरे दल को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तभी एक चौथा योद्धा गरजते हुए बोला, जरूर यह नागौरी और उसके चमचों की करतूत होगी। उन लोगों ने ही हमारे महाराज को परेशान करने के लिए यह हमला करवाया होगा। मानव ने एक बार तेजस्विनी की तरफ देखा, फिर हाथ उठाकर सबको शांत कराते हुए कहा, वैसे तो आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा समझदार, उम्र में बड़े और अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पूर्वाग्रह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह बात सच है कि नाग दल के दक्षिणी सिरे पर हमला हुआ था, लेकिन यह बाहरी हमला किसी इंसान का नहीं था। इसे करने वाले दूसरी दुनिया के लोग थे। अब जो सभी योद्धाओं ने मानव की बात सुनी तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सभी चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सहमी हुई आवाज में मानव से बोले, तो क्या हम लोगों को अब उनसे युद्ध करना है? मानव योद्धा के मन के डर को समझते हुए बोला, महादेव की कृपा है कि आप सभी लोगों को कोई युद्ध नहीं करना है, क्योंकि दक्षिणी सिरे पर मौजूद हमारे सबसे कुशल प्रहरी नीलकंठ ने अपने जान की बाजी लगाकर उन सभी लोगों को हरा दिया है। इस बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग खुद वहां पर जाकर देख सकते हैं, या अपने अनुज कर्मचारियों से इस बारे में डिटेल मंगवा लीजिए। मैंने ये सभा बुलाई है ताकि हम आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकें। सभी ने मानव की बात सुनी तो एकदम सावधान होकर बैठ गए और उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनने लगे। मानव आगे बोला, अब जबकि बात साफ हो चुकी है कि हम युद्ध के मैदान में हैं और किसी भी समय हम पर युद्ध थोपा जा सकता है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का गौरव भरा हुआ है। हम युद्ध के मैदान से पीठ नहीं दिखाएंगे। पलायन हमारा मार्ग नहीं हो सकता है। लड़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। जब योद्धाओं ने मानव की जोश भरी बात सुनी तो अपनी तलवार पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, हम लड़ेंगे। हम अपनी अंतिम सांस तक नागवंश की हार नहीं होने देंगे। हम युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे। पलायन हमारा मार्ग नहीं होगा, नहीं होगा। मानव योद्धाओं के अंदर जोश भरते हुए आगे बोला, हम लड़ेंगे। सभी साथी जोर से बोले, हम जरूर लड़ेंगे। तेजस्विनी ने मानव की तरफ देखा तो उसकी अधेड़ आंखें मानव को देखकर खुश हो गईं। तेजस्विनी अब तक ये समझ चुकी थी कि मानव भले ही उम्र में कच्चा हो, लेकिन उसके अंदर लोगों को बांधने की क्षमता है। वो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। मानव सभी योद्धाओं की तरफ देखते हुए आगे बोला, लेकिन लड़ाइयां कभी खाली पेट नहीं लड़ी जाती हैं। लड़ने के लिए ताकत चाहिए। ताकत पेट भरा होने पर ही आती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ही बताएं कि हम अपने दल के अनाज भंडार को कैसे भर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलेगा हमारे पास अनाज कम होते जाएंगे। तभी एक योद्धा उठकर खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, हमें दूसरे दल पर हमला करके उनके गांव को लूट लेना चाहिए। उन लोगों ने हमें बहुत सालों तक हमारे किनारे के गांव को लूटा है। तेजस्विनी ने उस योद्धा की बात सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया।
क्योंकि तेजस्विनी भले ही अब नागौरी को छोड़कर मानव की तरफ आ गई थी, लेकिन गांव लूटना उसे ना तब पसंद था ना अब। इससे पहले कि तेजस्विनी कुछ बोलती, मानव खुद ही बोल पड़ा, नहीं, हम किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं हो सकते, हमें कुछ अलग करना होगा। अगर हम भी सब लोग जैसे लूटपाट ही करते रहेंगे तो बाकी दल वालों में और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। उस योद्धा ने मानव की बात सुनी तो उसका चेहरा उतर गया और वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया। मानव दूसरे सारे योद्धाओं की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक बात आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दूं, जो कुछ पहले होता आया था जरूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। राजा हमेशा प्रजा के लिए होता है। अगर प्रजा खुश है तो ही राजा खुश रह सकता है, फिर वो प्रजा किसी की भी हो। कल तक आप लोग मेरे दुश्मन थे, आज आप मेरे साथी हैं, तो क्या मैं राजा बनने के बाद आप लोगों को परेशान करूं? जिन लोगों के ऊपर आप लोग हमला करने के लिए उतावले हैं, क्या कल तक वो लोग आपके लोग नहीं थे? हो सकता है आपकी नाराजगी नागदल से हो, उनके राजा, मंत्री और योद्धाओं से हो, लेकिन आप प्रजा को भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। मानव की बात सुनकर सभी योद्धाओं का चेहरा नीचे हो गया। तेजस्विनी ने मानव की तरफ खुशी भरी नजरों से देखा और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। तभी मानव ऊंची आवाज में गरजते हुए बोला, हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारे दल वाले हमारे पीछे पीछे आएंगे। एक बुजुर्ग योद्धा मानव की बात को काफी देर से ध्यान से सुन रहे थे। वो थोड़ा तंज मारते हुए बोले, नया नया खून ऐसे ही उबाल मारता है। तेजस्विनी ने योद्धा की बदतमीजी सुनी तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाली, अपनी गद्दी से उठकर खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महाराज के सामने ऐसी हरकत करोगे? इससे पहले कि तेजस्विनी आगे बढ़ती, मानव ने उसे रोक लिया और कहा, जाने दीजिए, हम इनकी सलाह का सम्मान करते हैं। फिर मानव उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मैं यहां पर नया हूं, यह सिंहासन और यह गद्दी मेरी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर आप तंज करने की जगह अपनी सलाह हमारे बीच रखते। मैं कच्चा हूं, आप तो अनुभवी हैं। आपको तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नए संगठन को चलाने के लिए आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। बुजुर्ग ने मानव की बात सुनी तो शर्मिंदा हो गए और मानव से माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूं। मानव ने वहीं से हाथ का इशारा करके उनको बैठने के लिए कह दिया। जब मानव ने किसी को भी कोई सुझाव देते हुए नहीं देखा तो खुद ही बोला, हम यहां पर खेती करेंगे। जैसे ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने मानव के मुंह से खेती के बारे में सुना तो चौंक गए और मानव की तरफ देखते हुए एक योद्धा बोला, क्या वैसा ही कुछ जैसा आपने गरुड़ धाम में किया था? मानव ने उस योद्धा की तरफ देखा और कहा, हां, वैसा ही कुछ, लेकिन उससे अलग। तभी एक योद्धा बोला, हमें खेती करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हम जानवरों के मांस को भी तो खा सकते हैं ना? मानव ने उस योद्धा की तरफ देखा और कहा, हमें कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है। युद्ध के समय में जानवर बहुत कम नजर आते हैं और जो मौसम आने वाला है उस मौसम में जानवरों का मांस खाने में समस्या हो सकती है, इसलिए खेती एक अच्छा विकल्प होगा। कई लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और सभी बातों का मानव ने तर्क वितर्क के साथ जवाब दिया। वहां पर मौजूद सभी लोग मानव की जानकारी और उसकी समझ से खुश हो गए। तभी वो बुजुर्ग योद्धा खड़े होते हुए बोला, महाराज, मुझे अपनी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं आपको सच में समझ नहीं पाया था। मुझे लगा था आप हंसी मजाक करने वाले ऐसे ही कोई महाराज होंगे, लेकिन मैं गलत था। मानव ने अचानक बुजुर्ग के हृदय परिवर्तन को देखा तो कहा, आप ठीक तो हैं? अचानक आपका व्यवहार कैसे बदल गया? बुजुर्ग योद्धा मानव की तरफ देखते हुए बोले, पिछले 50 सालों से मैंने कभी भी इस तरह योजना बनाकर काम करने के बारे में नहीं देखा। जहां से मैं आया हूं वहां पर कभी भी हमसे हमारी राय नहीं पूछी जाती थी। वो अपनी आज्ञा हमें देते थे और हम उसका पालन करते थे। बुजुर्ग की बात सुनकर सभी योद्धाओं ने अपना सिर हिला दिया और मानव की तरफ देखते हुए कहा, आप सच में एकदम अलग प्रकार के महाराजा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसमें आपका साथ जी जान से देने को तैयार हैं। मानव बुजुर्ग और बाकी सारे योद्धाओं की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि राजा अपनी जनता अपनी प्रजा से होता है। मैं अकेले
कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकता हूं, इसलिए जो भी निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से होगा। तभी एक योद्धा जो काफी देर से चुपचाप बैठा था, वो खड़ा होते हुए बोला, महाराज, आप खेती तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बीज कहां से लाएंगे? क्योंकि हमारे पास बीज ही सबसे बड़ी समस्या है। मानव ने तेजस्विनी की तरफ देखा और उस योद्धा के सवालों का जवाब समझने की कोशिश करने लगा। तेजस्विनी मानव को देखते हुए बोली, यह योद्धा सही कह रहा है, हमारे यहां तीनों दलों में बीजों की बहुत समस्या है। मानव तेजस्विनी की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर आप लोग बीज मंगाते कहां से हैं? तेजस्विनी सबकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हम अमूमन सारे बीज दूसरे बाकी दलों से मांगते हैं या फिर विराटनगर से मंगाते हैं। तभी वो बुजुर्ग ताना मारते हुए बोला, और वो विराटनगर वाले हमें अपना सबसे घटिया बीज देते हैं। मानव ने बुजुर्ग की बात सुनी तो नाराज हो गया और चिल्लाते हुए बोला, जब हम उनको इस बात के पैसे देते हैं तो वो हमें खराब बीज क्यों देते हैं? तेजस्विनी बोली, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर हमारी खेती अच्छी हो गई तो फिर हम उनसे अनाज नहीं खरीदेंगे और उनका नुकसान होगा, इसलिए वो हमें खराब बीज देते हैं, जिससे हमारी उपज कम होती है और मजबूरन हमें उनसे अनाज मांगना पड़ता है या फिर जानवरों को मारना पड़ता है। मानव ने तेजस्विनी की बात सुनी तो कुछ सोचते हुए कहा, तो आप सबकी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि हम खेती करेंगे। तभी तेजस्विनी धीरे से बोली, लेकिन बीज? मानव सबकी ओर देखते हुए बोला, वो आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप लोग अपने अपने गांव लौट जाइए और वहां पर शक्ति और ताकत इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। अपने संगठन को मजबूत कीजिए, योद्धाओं को इकट्ठा कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, खेती की तैयारी कीजिए। रही बात बीज की, तो उसकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जैसे ही बीज लेकर आऊंगा, आप लोगों के पास भिजवा दूंगा। इतना कहकर मानव ने सभा को खत्म कर दिया और सभी योद्धाओं को वापस उनके गांव की तरफ रवाना कर दिया। योद्धाओं के जाने के बाद मानव ने वृकोदर को अपने पास बुलाया और वापस गरुड़ दल की तरफ चलने को तैयार हो गया। तेजस्विनी ने मानव को गरुड़ दल की तरफ जाते हुए देखा तो बोली, तुमने बीज का वादा तो कर दिया है, लेकिन तुम उसे लाओगे कैसे? मानव ने धीरे से मुस्कुराकर तेजस्विनी की तरफ देखा और कहा, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं ये कैसे करने वाला हूं तो आप मुझे करने ही नहीं देंगे। इतना कहकर मानव हंसते हुए आगे निकल गया। नाग दल से निकलते ही मानव खुद से बोला, मुझे जल्द से जल्द उन बाकी के दैवीय अस्त्रों को ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे कुछ साथी चाहिए, लेकिन इतने खतरे भरे माहौल में मेरा साथ देगा कौन? क्या मानव की योजना सफल हो पाएगी? कैसे लाएगा मानव खेती के लिए बीज? क्या है मानव की योजना जिसे नहीं बताना चाहता है वो तेजस्विनी को? क्या मानव को किसी का साथ मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।